हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है अपने परिवार नौकरी बाज़ार में। और हम जो अपनी जो नई नई सीरीज़ लेके आते हैं, हमेशा हर रोज़ हमारी एक नई सीरीज़ देखने के लिए मिलती है। और हम जो टॉपिक वाइज पूरी पॉलिटी आपकी कवर करा रहे हैं ए टू जेड। यूपीएसआई एग्ज़ाम से पहले पहले आपकी पॉलिटी में कवर करा के दूंगा। और ये जो आपका होगा ना, ये पूरा थ्योरी बेस होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मैं हर जो भी आपके टॉपिक रहे हैं अभी तक, जैसे प्रस्तावना हो गई, संवैधानिक स्रोत हो गए, अन्य आपके मौलिक अधिकार हो गए, मौलिक कर्तव्य हो गए और नीति निर्देशक तत्व हो गए, आज हमारा जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी हो गए, तो इन सब की मैं आपकी थ्योरी प्लस जो आपके PQRS होते हैं या MCQ बोल सकते हैं या जो भी आप बोलना चाहें, मैं बोल दूंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो सब मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। आज जो है हमारा जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और महान्यायवादी से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैं उनको लेके आया हूँ। और मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि उसमें मैंने आपको पूरी थ्योरी करा के दे दी है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी मेरी, वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेके आएगी। तो आपने अगर कहीं से भी पढ़ रखी है पॉलिटी, मैं नहीं कहता कि मैं अपने मेरी ही क्लास से पढ़ी होगी, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप अगर कहीं से भी पढ़ी है ना एक बार, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या आधा घंटा लगेगा। अगर आपने कहीं से पढ़ रखी है, डबल स्पीड पे करके आप सुन लीजिए एक बार। कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ऐसा लगे कि आपका टाइम वेस्ट हुआ है। आपने कहीं से भी पढ़ रखी है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको 2-4 पॉइंट मैं ऐसे बताऊँगा जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, हद से ज़्यादा पूछे जाते हैं हमेशा, तो वो चीज़ें मैंने आपको एकदम एज ए सिंपल लैंग्वेज में समझा रखी हैं। तो आप उसको पढ़िएगा अगर आपको टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो आप इसको लगाइए, रिवीजन करिए और एग्ज़ाम में बैठिए। आपका बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम फंसेगा और यहीं से फंसेगा। इन क्वेश्चनों के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आप चाहें एग्ज़ाम के बाद में आके बता देना मुझे, ठीक है। और नहीं तो मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा कि मैंने कितने क्वेश्चन यूपीएसआई के पॉलिटी में फंसाए हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी सीरीज़। ये हमारी यूपीएसआई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, होमगार्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेखपाल या रेलवे या एसएससी जीडी, जिस भी एग्ज़ाम की या वीडियो के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें, शेयर करके रखें और अपने भाई को हमेशा सपोर्ट करें, जिससे हमारे चैनल को थोड़ी सपोर्ट आपकी मिल जाएगी। और इससे हमारा बेनिफिट तो जो होगा वो होगा, लेकिन आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको प्रत्येक वीडियो टाइम टू टाइम देखने के लिए आपके पास नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है, अगर आप उसे दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको 24 घंटे जिस भी टाइम हम वीडियो डालेंगे वो आपको मिल जाएगा। और आपको वीडियो हाथों हाथ प्रोवाइड करा दी जाएगी यूट्यूब द्वारा। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। अगर आपको नहीं भी देखना है तो उसको सेव कर लीजिए, बाद में देख लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान में भारत में एक राष्ट्रपति होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अब आप बताइए कि भारत का जो संविधान है उसमें जो भारत में एक राष्ट्रपति होने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 50 में, 51 में, 52 में या 53 में? तो आपको सबको पता होगा। अगर आप इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि इन क्वेश्चनों को करने के लिए सिर्फ आपको एक बार वो थ्योरी कंप्लीट करनी है, उसके बाद में आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 52 में क्योंकि राष्ट्रपति का पद है तो जो प्रावधान है वो आर्टिकल 52 में ही किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रपति का जो पद, राष्ट्रपति पद किस प्रकृति का है? भारत में राष्ट्रपति का पद किस प्रकृति का है? तो वो अस्थायी है, वैकल्पिक है, संवैधानिक अनिवार्य है या फिर आपातकालीन। देखो हमारा जो राष्ट्रपति होता है ना, वो अस्थायी नहीं होता है, ठीक है। ये आप समझते हो। थोड़ी सी कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो टंग स्लिप हो जाती है, यानी कि जबान थोड़ी सी फिसल जाती है। उसको आप माइंड मत करना, क्योंकि चीज़ें ना आप समझो। कभी कभी गलतियां सबसे होती हैं, एक मनुष्य से गलतियां होना एक स्वाभाविक है। ये हमेशा आपको, हर मनुष्य से गलतियां होती हैं, आप भी हो, मैं भी मनुष्य हूँ, हर किसी से गलतियां होती है। तो टंग को आप ये मत सोचना कि एज ए इसको कुछ नहीं आता, ठीक है। आप इसको पढ़िए एक बार, आपको लगेगा कि आपने कुछ दमदार पढ़ा है अपने सिलेबस का, ठीक है। तो देखो अस्थायी तो वो होता नहीं है क्योंकि उसकी जो है हमारा पूर्ण कार्यकाल होता है, ठीक है। वैकल्पिक भी हमारे यहाँ पे नहीं होता कि हम वैकल्प के तौर पर राष्ट्रपति को नहीं चुनते, हमारे यहाँ पे स्थायी तौर पे होता है और अनिवार्य तौर पे होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? संवैधानिक अनिवार्य पद है। ये बात सही है क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति है उसके बारे में संविधान में आर्टिकल दे रखे हैं। तो जो चीज़ संविधान के आर्टिकलों में दे रखी है वो संवैधानिक होगी, और जो आर्टिकल में, जो संविधान में नहीं दे रखी है वो असंवैधानिक, या ये उसे कहते हैं, मतलब वो संवैधानिक नहीं है, ठीक है। आप इस चीज़ को समझिए आराम से। आपातकालीन के टाइम पे हमारा राष्ट्रपति नहीं बनता है, इसलिए आपातकालीन हमारा कट जाएगा, सिंपल है। तो कौन सा सही हो गया? संवैधानिक अनिवार्य। अगला देख लेते हैं।
राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? ठीक है, किस भाग में दिए गए हैं। निहित का मतलब होता है दिए गए हैं, ठीक है, ये शामिल है। आप इस चीज़ को पकड़िए, जो शब्द होते हैं ना उनको तोड़ना सीखिए, आप तोड़ेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में दिए गए हैं या निहित हैं, है ना। तो इसको देख लेते हैं। तो हमारा जो राष्ट्रपति का जो संबंधित जो भाग है, अब आपने अगर पहले से और लास्ट के आपने जो मैंने भी पढ़ाए हैं अभी तक आपको, वो भाग 4A तक पढ़ा दिया था। तो भाग 4A के बाद में हमारा बचता है भाग 5, और 5 के बाद में आता है 6। तो आप बताइए कौन से में है, भाग 3 में है, भाग 4 में है, भाग 5 में है या भाग 6 में है। तो हमारा आएगा जो राष्ट्रपति है ना उससे संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो हमारे भाग 5 में आते हैं। ठीक है, थोड़ा हम जल्दी करेंगे, आपको मैं समझाने के तौर पे बता रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन, उसके बाद में हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे इसको। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? निहित का मतलब होता है कि किसमें दी गई है। ठीक है, आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में दी गई है, किस में निहित है? तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, संसद में निहित होती है, प्रधानमंत्री में निहित होती है, सर्वोच्च न्यायालय में निहित होती है। आप बताइए जो आपको ठीक लगे, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वो राष्ट्रपति में निहित होती है। जो संघ की जो कार्यपालिका है ना वो राष्ट्रपति के ही नाम पे सारे कार्य करती है, इस चीज़ को आप समझना। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके माध्यम से करता है? जो हमारे देश का राष्ट्रपति है भारत का, वो अपनी जो कार्यपालिका शक्ति है उसकी जो मतलब कार्य करने की जो शक्ति है, जितने भी कार्य होते हैं राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, तो जो उसका प्रयोग है वो किसके माध्यम से करता है? ठीक है, मतलब उसका प्रयोग वो किसके माध्यम से करता है, इस चीज़ को समझिए आप। ठीक है, माध्यम होता है द्वारा, किसके द्वारा किया जाता है? तो इसमें होता है संसद, मंत्रिपरिषद, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यपाल। तो आप मुझे बताइए कौन सा सही होगा इसमें से। मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा राष्ट्रपति है ना वो मंत्रिपरिषद की सलाह पे सारे कार्य करता है, चाहे वो कार्यपालिका के हों, चाहे वो विदेशों में किसी भी चीज़ के हों। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद आ जाएगा इसका। ठीक है, अगला देख लेते हैं, हम जल्दी जल्दी करेंगे। थोड़ा आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि मेरा समझाने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन हमें जल्दी है इसलिए मैं ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगा सकता। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझना, और अगर कहीं आपको लगे कि यार यहाँ पे मुझे समझना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको समझा दूंगा पर्सनली। ठीक है, मैं उसके टॉपिक की अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। भारत के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, CDS होता है। ठीक है, तो हमारा होता है, देखो CDS का पद तो अभी है, तो इसलिए हमारा कौन होगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं उनका जो निर्वाचन होता है वो कौन करता है? केवल सांसद करते हैं? तो ऐसा तो नहीं है कि केवल सांसद करें। ठीक है, सांसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, बिल्कुल। देखो, सांसद करते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, उसके बाद में जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना विधानसभाओं के, ठीक है, विधानसभाओं के, विधान परिषदों के नहीं करते हैं, इस बात को आप याद रखना। और मनोनीत सदस्य भी इसका जो है जो निर्वाचन है वो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, तो उनको जो है आप निर्वाचन में नहीं ले सकते, इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन से उनको दूर रखा गया है। ठीक है, केवल विधायक, तो विधायक ऐसा नहीं है कि केवल विधायक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारा कौन सा होगा? संसद एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा होता है, तो जनता द्वारा नहीं होता हमारे यहाँ। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो जनता द्वारा हम नहीं कराते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन हमारे सांसद और विधायक मिलके करते हैं, वो भी जो चुने हुए होते हैं जनता के द्वारा। ठीक है, तो इसको भी काट देंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया 8। राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य है, तो मनोनीत जो सदस्य होते हैं उनके बारे में दे रखा है, उनके बारे में आपको बताना है कि मतदान करते हैं, मतदान नहीं करते हैं, केवल राज्यसभा में मतदान करते हैं, केवल लोकसभा में मतदान करते हैं। तो आप मुझे बताइए कहाँ इनका क्या आंसर होगा इसका। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, पहली बात तो जो मनोनीत सदस्य मैंने आपको अभी बताया कि वो मतदान नहीं करते हैं। ठीक है, मतदान नहीं करते हैं, मतदान नहीं करते हैं, ये बिल्कुल सही आंसर है इसका। केवल राज्यसभा में मतदान करते हैं, ये भी गलत आंसर है। केवल लोकसभा में मतदान करते हैं, ये भी गलत आंसर है, क्योंकि दोनों ही सदन के सदस्य अगर मनोनीत हैं तो वो जो है मतदान नहीं कर पाएंगे राष्ट्रपति चुनाव में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें से कौन शामिल नहीं है? निम्न में से जो 4 ऑप्शन है उनमें से बताना है आपको। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं है, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है यही पूछा है, तो मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं है, या फिर राज्यसभा के मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है। तो आप बताइए कौन से हैं?
तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो हमारे शामिल नहीं होते। लोकसभा के सदस्य जो सांसद होते हैं, राज्यसभा के सदस्य जो सांसद होते हैं, विधानसभा के सदस्य भी हमारे शामिल होते हैं जो एमएलए कहलाते हैं, ठीक है, जो विधायक होते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो जो हमारा राष्ट्रपति का चुनाव है वो किस प्रणाली से होता है? ऑप्शन ले लेते हैं इसके। साधारण बहुमत से होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है, या खुला मतदान होता है। देखो इसमें मैं आपको क्वेश्चन काट के दिखाता हूँ। खुला मतदान उसको कहते हैं जहाँ चीज़ें सबके सामने हो, तो ऐसा नहीं होता है हमारे यहाँ, ठीक है। प्रत्यक्ष मतदान नहीं होता क्योंकि सबको दिखा के हम मतदान नहीं करते हैं। साधारण बहुमत से हमारा जो होता है वो भी नहीं होता है, ठीक है। साधारण बहुमत एक अलग चीज़ है। ये साधारण बहुमत हमारे यहाँ राष्ट्रपति का उसमें चुनाव नहीं होता है। तो हमारे यहाँ जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति होती है, उसके द्वारा होता है। अब वो मैंने आपको समझा रखा है कि वो क्या होती है, वो आप पीछे जो वीडियो देखेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किस प्रकार होता है? राष्ट्रपति जो चुनाव होता है ना उसमें जो मतदान होता है वो किस प्रकार होता है, इसमें ये पूछा गया है। खुला मत होता है उसमें, यानी कि खुला मत होता है, गुप्त मतपत्र होता है, हाथ उठाकर किया जाता है, या ध्वनि से किया जाता है। देखो हमारे यहाँ क्या होता है, हम बोल के तो मतदान नहीं करते हैं राष्ट्रपति का। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे शोर शराबा हो गया कि भाई साहब हम इसको देंगे वोट और हम जो है इसको देंगे वोट, ठीक है, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ पे। हाथ उठाकर, यानी कि ऐसा भी नहीं होता कि हाथ उठा दो, ये वो तो हमारा बिल पास होता है। ऐसे हमारे यहाँ पे जो मतदान होता है राष्ट्रपति का वो ऐसे नहीं होता कि हाथ उठा दिया और कर लिया। हमारे यहाँ होता है गुप्त मतदान या गुप्त मतपत्र होता है, उसमें अपना अपना वोट सभी सांसद विधायक डालेंगे और उससे राष्ट्रपति का चुनाव होगा। खुला मतदान हमारे यहाँ नहीं होता है, तो इस चीज़ को आप सही कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको मेहनत पसंद आ रही है तो कृपया करके यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही मिल सके, ठीक है। आपका सपोर्ट रहेगा तो फिर सही चलेगा सब कुछ। राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतों का मूल्य निर्धारण किस उद्देश्य से किया जाता है? जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें जो मतों का मूल्य है उसको निर्धारण जब किया जाता है तो उसका उद्देश्य क्या, उसका जो उद्देश्य होता है वो किस उद्देश्य से किया जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा है इसमें, तो इसके ऑप्शन ले लेते हैं चारों, ठीक है। तो केवल केंद्र को महत्व देने हेतु किया जाता है, ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ पे। केवल केंद्र को महत्व देकर हम क्या करेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि उसमें तो राज्य भी शामिल है। राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व देने हेतु, तो राज्यों को हम अधिक प्रतिनिधित्व देंगे तो उससे हमारा क्या फायदा होगा राष्ट्रपति के चुनाव में? ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक है। संघ और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने हेतु, बिल्कुल सही बात है। देखो जो संघ और राज्य होते हैं ना उनकी जनसंख्या और उनमें सीटों का जो बंटवारा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कहीं ज़्यादा सीटें हैं कहीं कम है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको समझा दी, आप समझ सकते हैं उससे वीडियो अगर आप थ्योरी वाली देखेंगे तो, ठीक है। न्यायपालिका को प्रतिनिधित्व देने हेतु, जो न्यायपालिका होती है उसको प्रतिनिधित्व देने के लिए तो हम राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते, ये भी गलत है, ये गलत है, ठीक है, इसको काट देंगे, इसको भी काट देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले लेंगे, गलतियाँ होती रहती हैं। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? तो सबको पता है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो हमारा 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है, 7 वर्ष का होता है। तो मैं बताता हूँ 5 वर्ष का होता है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन एकदम। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र देता है वो प्रधानमंत्री को देगा, मुख्य न्यायाधीश को देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, लोकसभा अध्यक्ष को देगा। आप बताइए त्यागपत्र किसको देगा जाएगा? तो मैं बताता हूँ आपको, उपराष्ट्रपति को देता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति पद पर तब तक बना रहता है जब तक क्या, संसद उसे हटाए ना। जब तक संसद उसे नहीं हटाती तब तक बना रहता है। नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना करे तब तक बना रहता है। प्रधानमंत्री आदेश दे तब तक बना रहता है, या सर्वोच्च न्यायालय के जब तक निर्णय ना दे तब तक बना रहता है। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें सर्वोच्च न्यायालय का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। प्रधानमंत्री के आदेश को क्यों मानेगा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बड़ा होता है भाई। नया राष्ट्रपति पद ग्रहण ना कर ले तब तक बना रहेगा जब तक नया राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति जो हमारे देश का होता है प्रथम नागरिक होता है। अगर उसका आप पद खाली करा दोगे तो देश का जो कर्ता धर्ता है वो कहाँ है? अगर 2 दिन में खाली रहा, आपको कोई ट्रेड डील साइन करनी हो तो किसके नाम से करोगे? तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, राष्ट्रपति का पद तब तक आपको खाली नहीं करना है जब तक कोई नया राष्ट्रपति वहाँ पे आके नहीं बैठ जाता है, ठीक है। संसद उसे हटाए, संसद उसे हटाएगी नहीं भाई, संसद उसी के नाम पे चलती है, ठीक है। क्या है, क्या राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है? तो अगर हो सकता है तो बताइए आप, ठीक है। नहीं हो सकता है, केवल 1 बार हो सकता है, केवल 2 बार हो सकता है, हाँ असीमित बार हो सकता है। बताइए आप, मैं बताता हूँ आपको। देखो कितनी भी बार हमारे यहाँ पे राष्ट्रपति को मतलब निर्वाचित कर सकते हैं, ठीक है। पुनर्निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? जो हमारा पुनर्निर्वाचन है उससे जो संबंधित अनुच्छेद है हमारे
वो मतलब जो अनुच्छेद है वो बताइए कौन सा है, 56 है, 57 है, 58 है या 59 है। तो अगर आपको याद है तो आप बताइए, नहीं तो मैं बताऊंगा आपको। आपका जो आर्टिकल आता है वो 57 आता है, जो पुनर्निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, राष्ट्रपति कितनी भी बार हमारे यहाँ मनोनीत हो सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है उसका। निम्न में से कौन 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? जो 2 बार भारत के अभी तक राष्ट्रपति बने हैं उनके नाम बताइए आप। तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हल्का सा, ठीक है, अब सही दिखाई देगा शायद आपको। तो जो 2 बार प्रधान हमारे राष्ट्रपति रहे हैं अभी तक वो बताइए। एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं, केआर नारायण रहे हैं, केआर नारायण, और आपके प्रणब मुखर्जी हैं। ऐसे कौन से जो राष्ट्रपति हैं जो 2 बार हमारे राष्ट्रपति रहे अभी तक? तो वो है हमारे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति है उनको बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 32 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। ठीक है, तो इसकी होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को किस सदन का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए? जो राष्ट्रपति, अगर आपको कोई किसी को राष्ट्रपति बनना है, जैसे हमारे भारत देश में अगर राष्ट्रपति कोई बनना चाहता है तो उसकी योग्यता जो होती है वो जो किस सदन का सदस्य हो, वो किस सदन की योग्यता रखता हो वो बताइए आप। राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, विधान परिषद में हो, विधानसभा में हो, तो वो केवल लोकसभा में होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक है वह न्यायाधीश हो, भारतीय नागरिक हो, मंत्री हो या सांसद हो। ठीक है, तो पहली बात तो सांसद होना चाहिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नामांकन प्रस्तावित करने हेतु न्यूनतम कितने प्रस्तावकों को आवश्यकता होती है? जब हम राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसका जो जब कोई प्रत्याशी उसका होता है, जैसे कि मान लीजिए अभी हमारी द्रौपदी मुर्मू हैं, तो अगर उनका जो चुनाव हुआ था तो उनके लिए जो नामांकन प्रक्रिया होती है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानी के चुनाव होते हैं, तो जो प्रधान होते हैं वो गांव के नामांकन करने जाते हैं, यानी कि पर्चा दाखिल करने। तो उसकी कुछ राशि होती है और उसमें कुछ लोग चाहिए होते हैं जो उस पर सिग्नेचर करते हैं कि हाँ भाई हम इनके जो है इनके सहयोग में खड़े हैं और आप इनका पर्चा जमा कराइए, ये आदमी अच्छे इंसान है बुरे इंसान है वो चीज़ बाद में देखी जाती है, पहले सहयोग में कितने खड़े हैं वो उतना ही मान लीजिए आप। ठीक है, तो जो न्यूनतम जो आवश्यक जो लोग होते हैं कम से कम कितने लोग होने चाहिए वो बताइए आप। ठीक है, 10 होते हैं, 20 होते हैं, 50 होते हैं या 100 होते हैं? ठीक है, तो 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे या 100 होंगे? तो ये होंगे आपके 50। 50 जो है आपके प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास क्या है? तो राष्ट्रपति जहाँ रहते हैं, हमारे राष्ट्रपति का एक आधिकारिक निवास है, यानी कि भारत के जो प्रथम नागरिक हैं उनके लिए एक निवास स्थान दिया गया है कि वो वहाँ रहेंगे। तो उनके जो जो भवन है, जो भी चीज़ें हैं, वो उनका नाम क्या है वो बताइए आप। संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री आवास। तो इसका होता है राष्ट्रपति भवन। अगर चीज़ें सही लग रही हैं तो भाई सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। ठीक है, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? जो राष्ट्रपति होते हैं उनके जो वेतन और भत्ते होते हैं, जो उनकी जो तय करना है कि उनको कितना मिलना है कितना नहीं मिलना है। निर्धारण का मतलब होता है तय करना, उनको सूचित करना, बताना, या मतलब अपने जो है लेखा जोखा करना कि किसी चीज़ को बताना कि भाई हम इतना वेतन देंगे या इतने भत्ते देंगे। वो सब चीज़ें कौन करता है? ठीक है, वो करती है हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय करता है, संसद करती है, या आपके वित्त आयोग करता है। तो आप बताइए कौन करता है? तो सिंपल सा आंसर है, हमारा जो भी लेन देन का जो भी वेतन भत्ते होते हैं उनके बारे में जो संशोधन करने होंगे या जो भी निर्धारण करना होगा वो हमारा संसद कर सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो शपथ दिलाने का काम है वो किसका है? प्रधानमंत्री का है, मुख्य न्यायाधीश का है, उपराष्ट्रपति का है, लोकसभा अध्यक्ष का है? तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वो दिवाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। अगले हो सकते हैं हमारे, राष्ट्रपति की शपथ में वह किसकी रक्षा का संकल्प लेता है? जो राष्ट्रपति होते हैं जब वो शपथ लेते हैं तो वो किसकी रक्षा का संकल्प लेते हैं? संसद की, मंत्रिपरिषद की, संविधान की या राज्य की? तो उनकी जो शपथ होती है वो संविधान की जो रक्षा होती है उसके लिए होती है। ठीक है, राष्ट्रपति की शपथ संविधान की रक्षा के लिए होती है। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जो राष्ट्रपति हैं हमारे उनकी जो शपथ है वो किस अनुच्छेद में दे रखी है? ठीक है, तो आप मुझे बताइए, 58 में है, 59 में है, 60 में है या 61 में है? ठीक है, तो जो राष्ट्रपति की शपथ है वो किस में है? वो हमारी आ जाती है आर्टिकल 59 में। ठीक है,
अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति होते हैं उन पर जो महाभियोग लगता है वो किस आधार पर लगाया जा सकता है? जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है वो किस आधार पर लगाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन करने पर, भ्रष्टाचार में निर्लिप्त, अगर वो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है तब महाभियोग लग सकता है, संसद की अवमानना करने पर, यानी कि वो संसद के किसी भी नियम कानून को जो है या उसकी जो मतलब वो होती है हर किसी की जो एक संसद है उसकी भी एक मान्यता है, उसको जो अवमानना अगर उसका अपमान करोगे तो तब, ठीक है। या आपातकालीन की घोषणा करने पर, आपातकाल की जब घोषणा होती है तो महाभियोग क्यों लगाएंगे? ठीक है, आपातकाल की घोषणा में तो महाभियोग नहीं लगता, संसद की अवमानना पे भी नहीं लगेगा, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं होंगे क्योंकि वो सब मंत्रिपरिषद की इच्छा से करते हैं, उसके मंत्रिपरिषद के बिना पूछे तो वो कार्य नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो और राष्ट्रपति वैसे भी हमारे यहाँ नाम मात्र के प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होता है, तो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर आप नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार राष्ट्रपति ने किया तो संसद ने किया है, ठीक है। तो जो संविधान का अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तब उन पे जो है महाभियोग चला सकते हो आप, ठीक है। जो महाभियोग की प्रक्रिया है, महाभियोग प्रस्ताव लाने से पूर्व कितने दिन का लिखित नोटिस आवश्यक है? जो महाभियोग है हमारा राष्ट्रपति पे लाने के लिए वो कितने दिन पहले उनको दिया जाता है जो नोटिस होता है? 7 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, 30 दिन पूर्व या 60 दिन पूर्व? तो 60 दिन पहले तो हम देते नहीं है, ना 30 दिन पहले देते हैं, ना 7 दिन पहले देते हैं, कौन से दिन देते हैं? 14 दिन पहले, ठीक है। महाभियोग प्रस्ताव किस बहुमत से पारित होना चाहिए? तो जो महाभियोग का प्रस्ताव है, जब हम राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लाते हैं तो उसका जो प्रस्ताव है तो वो किस बहुमत से पेश होना चाहिए, मतलब किसी बहुमत से पास होना चाहिए, साधारण बहुमत से, ठीक है। उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 भाग से, जो 2/3 भाग होता है, जो उपस्थित है वहाँ पे सदस्य और जो उनके मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 भाग होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 2/3 से या विशेष बहुमत से। तो उपस्थित जो मतदाता होते हैं उनका 2/3 भाग जो है हमारे जो महाभियोग है वो राष्ट्रपति पे लागू कर दिया जाएगा या उसको जो बहुमत को पारित कर दिया जाएगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय के भीतर चुनाव कराया जाना अब चाहिए? ठीक है, राष्ट्रपति का जो पद है अगर वो रिक्त हो जाए तो उसमें कितने समय के भीतर उसको जो है चुनाव करा देना चाहिए? 3 माह, 6 माह, 1 वर्ष या तुरंत? मतलब अभी राष्ट्रपति का जो है पद रिक्त हुआ और अभी के अभी कैसे चुनाव हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। 1 वर्ष तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर इतने दिन तक क्या करेंगे? 3 माह ये जल्दी हो जाएगा, तो 6 माह के अंदर अंदर, मतलब 3 माह भी करा सकते हो पर 6 महीने के अंदर अंदर। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो तो चुनाव कब कराया जाएगा? मान लीजिए राष्ट्रपति हैं, अब जैसे द्रौपदी मुर्मू है, इनका एक कार्यकाल है, अगर उसको समाप्त हो जाएगा वो कार्यकाल तो उसके बाद जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ठीक है, जो चुनाव होगा वो उसका जो चुनाव का जो कार्यकाल मतलब काम है वो कब कराया जाना चाहिए, ठीक है। तो कार्यकाल समाप्ति के बाद कराया जाना चाहिए, 6 महीने बाद कराया जाना चाहिए, कार्यकाल समाप्ति से पहले करा देना चाहिए, यानी कि पूर्व होता है पहले, संसद की अनुमति से, यानी कि अगर संसद उसकी अनुमति दे, संसद अब हमारी अनुमति दे तब कराना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, बाकी मैं बता दूंगा। देखो, कार्यकाल की समाप्ति के बाद कराने का राष्ट्रपति के हम पद को खाली नहीं रख सकते, तो इसलिए कोई मतलब नहीं बनता है। 6 महीने बाद, 6 महीने बाद क्यों कराएंगे भैया? अगर राष्ट्रपति उस पद पे हैं, अगर कोई मृत्यु वगैरह हो गई तब तो ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर करा देंगे। अगर उस पद पे राष्ट्रपति हैं तो फिर क्या मतलब है, ठीक है। कार्यकाल समाप्ति से पूर्व, हाँ ये सही है कि अगर उनका कार्यकाल ख़त्म होने वाला है तो इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप जो है उनका जो आपका चुनाव है वो पहले ही करा लें, उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले। संसद की अनुमति की जरूरत नहीं होती इसमें, ठीक है। आकस्मिक रिक्ति, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसका मतलब है कि आकस्मिक रिक्ति यानी कि जैसे उनकी मृत्यु हो जाए या कुछ हो जाए तब, आकस्मिक मृत्यु में निर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा? तो जो आकस्मिक मृत्यु है और उस टाइम पे अगर मान लीजिए उनका कार्यकाल 2 वर्ष का हुआ और 2 वर्ष बाद उनकी डेथ हो गई तो उनके 3 वर्ष बचे। अगर ऐसा हो गया और उनकी डेथ हो गई, उस टाइम पे हमने कोई चुनाव कराया और राष्ट्रपति किसी सदस्य को बना दिया, तो उसका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो आप बताइए, शेष अवधि, मान लीजिए 2 वर्ष में अगर उनकी मृत्यु हो गई और 3 वर्ष बचे थे तो वो 3 वर्ष के लिए बनेंगे या 6 वर्ष के लिए बनेंगे, 5 वर्ष के लिए बनेंगे? संसद तय करेगी कि वो कितने वर्ष के लिए उनको रखती है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए। तो ये जो बनता है हमारा, देखो राष्ट्रपति का जो चाहे कभी भी चुनाव कराओ, उनका जो कार्यकाल होता है सेम होता है 5 साल, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखें। तो अगर आपके ये क्वेश्चन छूट रहे हैं ना तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी जो थ्योरी है ना वो वीक है, आप इस चीज़ को समझना, बुरा मत मानना इस चीज़ का।
तो आप अगर थ्योरी को आपकी थोड़ी सी कंप्लीट करेंगे ना, तो ये सब चीज़ें आपसे एकदम से रिलेट करेंगे आप। मैंने इसलिए बोला आपसे कि आप एक बार थ्योरी की क्लास ज़रूर देखना, अगर आपने ये क्लास भी देख लिया तब भी देख लेना एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उपराष्ट्रपति का पद किस प्रकार का पद है? जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद है वो किस प्रकार का पद है? वैधानिक है, कार्यकारी है, संवैधानिक है, अस्थायी है? तो आप मुझे बताइए, ठीक है। आपने जो भी सोचा होगा आपने लगा दिया होगा। चलिए अब मैं बताता हूँ। तो वैधानिक है, कार्यकारी है, तो कार्यकारी उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे यहाँ पे, होते तो हैं पर वो ऐसे नहीं होते, ठीक है। वैधानिक भी नहीं है, अस्थायी भी नहीं है, तो कैसा है? संवैधानिक है। जिस पद के बारे में संविधान में चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद लिखे गए हैं, वो हमारा जो पद होगा वो संवैधानिक ही होगा। इस चीज़ को आप लिख लीजिए दिमाग में, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद मुख्यतः किस संस्था से संबंधित है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे, जो उनका पद है वो किस संस्था से संबंधित है, ठीक है। लोकसभा से, राज्यसभा से, न्यायपालिका से, निर्वाचन आयोग से। तो उपराष्ट्रपति हमारे निर्वाचन आयोग में क्या जाएंगे कि मतलब चुनाव मैं कराऊंगा, ये तो नहीं कहेंगे। न्यायपालिका मतलब वो कहेंगे कि लाओ मैं न्याय करता हूँ, उपराष्ट्रपति जाके कहेंगे, तो ऐसा तो नहीं है। अब हमारे जो है राज्यसभा से संबंधित है, ये बात सही है, क्योंकि वो राज्यसभा के जो सभापति का कार्यकाल होता है वो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है, मतलब जो भी उनका काम है, ठीक है। लोकसभा से संबंधित नहीं है, तो राज्यसभा से संबंधित हुआ। अगला देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस भाग से संबंधित है? जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे, उनका जो उल्लेख है संविधान के किस भाग से है, ठीक है। ये पूछा है इसमें आपसे सीधा सीधा। न्यायपालिका से है, संघ कार्यपालिका से है, राज्य सरकार से है, आपातकाल से है। देखो, उपराष्ट्रपति का जो हमारा उल्लेख है संविधान के किस भाग से संबंधित है, किस भाग से संबंधित है? तो भाग तो 5 आएगा यार इसमें, लेकिन देखो इसमें मैं बताऊं, इसमें जो ऑप्शन है वो थोड़े गड़बड़ हो गए। तो भाग से संबंधित है मतलब इन चारों में से बताना है आपको कौन सा भाग, मतलब कौन सी चीज़ से संबंधित है। तो न्यायपालिका से संबंधित नहीं है, राज्य सरकार से उपराष्ट्रपति का मतलब नहीं है, और आपका आपातकाल के टाइम पे भी राष्ट्रपति का कोई मतलब, उपराष्ट्रपति का कोई मतलब नहीं होता। क्या है? संघ की जो कार्यपालिका होती है उससे मतलब होता है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति मिला के संसद जो होती है हमारी, संसद को बनाते हैं, कार्यपालिका होती है, और वो कार्यपालिका का जो है क्या होता है, हमारा सदस्य होता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? जो राष्ट्रपति होते हैं वो हमारे किस सदन के पदेन सभापति होते हैं, ठीक है। जो उनका पद होता है उसके सभापति बन जाते हैं वो, ठीक है। जो भी आपका बताइए आप मुझे, ठीक है, आप समझ गए होंगे। लोकसभा के, राज्यसभा के संयुक्त बैठक के या विधान परिषद के? देखो सीधी सी बात है, जो उपराष्ट्रपति हमारे होते हैं वो जो राज्यसभा होती है उसके सभापति होते हैं, इसलिए वो किसके जो सदस्य बनेंगे या पदेन सभापति होते हैं वो होते हैं राज्यसभा के। क्या उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं हमारे, तो वो क्या राज्यसभा के सदस्य होते हैं? तो आप बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन अगर आप कर गए ना तो आपकी थ्योरी बहुत अच्छी है, ठीक है। हाँ होते हैं, नहीं होते हैं, केवल मतदान में होते हैं, ठीक है, केवल विशेष शस्त्र में होते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य बन जाते हैं वो किस टाइम पे बन जाते हैं, ठीक है, आप मुझे बताइए। देखो वो राज्यसभा के सदस्य, पहली बात तो आप अपना दिमाग लगाइए। देखो सिंपल सी बात है, विशेष शस्त्र में उपराष्ट्रपति का कोई काम है? अगर आपको लग रहा है कोई काम है तो आप मुझे बताइए, ठीक है। तो ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अगला है केवल मतदान के समय। तो मतदान के समय तो केवल ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होने वाला कि आपको उपराष्ट्रपति को जो है मतलब मतदान के समय ही करना पड़े, या फिर वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं या नहीं होते। अब 2 ऑप्शन है, आप बताइए, 2 मैंने काट दिए, ठीक है, आप बता सकते हैं आराम से। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो, हाँ मतलब इसमें होता है नहीं, कि वो नहीं होते हैं राज्यसभा के सदस्य, ठीक है। क्योंकि अगर वो सदस्य रहेंगे ना तो उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाल पाएंगे। जब उपराष्ट्रपति बनना है तो उसे उनको अब जो है अपने जो भी सदन होता है कि राज्यसभा के होते हैं उपराष्ट्रपति, तो उससे वो मुक्त हो जाते हैं और वो उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालते हैं, इसलिए वो राज्यसभा के उपसभापति वो सभापति बन जाते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को अच्छे से। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का मतदान अधिकार कब होता है? जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं, अगर राज्यसभा है तो उसमें कोई मतदान का यानी कि कोई विधेयक वगैरह है, तो उनका जो अधिकार है मत देने का वो कब पैदा होता है, मतलब कब वो मत दे सकते हैं? हमेशा मत दे सकते हैं, मतलब किसी भी टाइम, कभी नहीं दे सकते यानी कि कभी भी नहीं दे सकते कोई भी सिचुएशन रहे, बराबरी की स्थिति में मत दे सकते हैं, या राष्ट्रपति की अनुमति से दे सकते हैं।
देखो राज्यसभा में कोई विधेयक आया है तो राष्ट्रपति की तो अनुमति लेने जाएंगे नहीं, तो ये तो गलत हो गया हमारा। हाँ, बराबरी की जब स्थिति पैदा होती है तब उपराष्ट्रपति का मत आवश्यक बन जाता है और तब वो अपना मत देते हैं, क्योंकि वो वहाँ के सभापति हैं। और वो ये जरूरी नहीं है कि वो पक्ष में देंगे या विपक्ष में देंगे, वो जैसे चाहें जैसे उनका मन करे वो वहाँ अपना वोट दे सकते हैं। बिल के पक्ष में दे सकते हैं, बिल के विपक्ष में दे सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखना। आगे देख लेते हैं। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्य कौन करता है? जो राष्ट्रपति होते हैं हमारे, उनकी जब अनुपस्थिति होती है तो उनके जो कार्य हैं वो कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, उपराष्ट्रपति करता है, मुख्य न्यायाधीश करता है, या लोकसभा अध्यक्ष करता है? तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति के पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्य करेगा? जो राष्ट्रपति है अगर उनका पद रिक्त हो जाए तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्य करेगा? 6 माह तक, स्थायी रूप से, ठीक है, नए राष्ट्रपति के निर्वाचन तक, या संसद की अनुमति तक? तो देखो सिंपल है, इसमें करेगा नए राष्ट्रपति की जब तक निर्वाचन नहीं होता तब तक उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार संभालेगा, ठीक है। 42वां क्वेश्चन आता है हमारा, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय उपराष्ट्रपति को क्या अधिकार मिलते हैं? जो राष्ट्रपति होते हैं उनका जब कार्यभार, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का जो कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालते हैं, तो उस समय उनके जो क्या अधिकार मिलते हैं उनको, वो बताइए आप, ठीक है। सीमित अधिकार होते हैं उनके, मतलब उनको कोई पूर्ण रूप से शक्ति नहीं दी जाती, उनको सीमित शक्तियाँ दी गई हैं, ऐसा होता है क्या? तो ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। पूर्ण राष्ट्रपति के अधिकार मिलते हैं, हाँ बिल्कुल। देखो पूर्ण रूप से उनको अधिकार मिल जाते हैं, क्योंकि वो जब जिस पद पे बैठे हैं वो भारत का सर्वोच्च पद है और उसके अधिकार आप छीन नहीं सकते, चाहे व्यक्ति कोई भी बैठा हो उस टाइम पे, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश भी हमारे यहाँ बैठे हैं जाके उस पद पे, तो ऐसा होता है अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश बैठ जाते हैं, मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश बैठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, ये चीज़ आप एक सिक्वल रखिए कि जहाँ पे उपराष्ट्रपति नहीं होंगे वो मुख्य न्यायाधीश बैठ जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश नहीं बैठ पाएंगे तो वरिष्ठ न्यायाधीश बैठ जाएंगे, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका जो चुनाव है वो कौन कराता है? केवल लोकसभा कराती है, केवल राज्यसभा कराती है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं, या केवल निर्वाचक मंडल करता है? तो देखो निर्वाचक मंडल इनका वो नहीं करता, और जो आपकी लोकसभा भी नहीं करती, राज्यसभा भी नहीं करती, मतलब सिंगल दोनों करते हैं मगर साथ में करते हैं, ठीक है। और इसमें मनोनीत सदस्य भी इनके चुनाव में वोट डालते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें मनोनीत सदस्य तो वोट डालेंगे, लेकिन विधानसभाओं के सदस्य, जो विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य वोट नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता? लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, नामित सदस्य, या राज्य विधानसभाएं? तो जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन भाग नहीं लेता? लोकसभा के सदस्य भाग लेंगे, राज्यसभा के भी लेंगे, नामित सदस्य भी भाग लेंगे, लेकिन राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, ठीक है। तो यही आंसर है हमारा। उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली क्या है? साधारण बहुमत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष मतदान, या खुला मतदान? तो साधारण बहुमत से हमारा नहीं होता है, ठीक है, इस बात को याद रखना आप। ये गलत है, ये सही है हमारा, ये प्रत्यक्ष मतदान भी नहीं होता और खुला मतदान भी नहीं होता, गुप्त मतदान होता है, गुप्त। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो सिंपल सी बात है, ये सबको पता होगा कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। अगला देख लेते हैं हम। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है? जो उपराष्ट्रपति होता है वो किसको त्यागपत्र देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, राज्यसभा, जो राज्यसभा में देता है, या मुख्य न्यायाधीश को देता है? तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं। तो सिंपल सी बात है, किसे देंगे? राष्ट्रपति को, ठीक है। अगला देख लेते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? जो उपराष्ट्रपति हैं उनको जब अगर आपको हटाना है तो उनका प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा? तो उनका केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, इसको लगा दीजिएगा। और राष्ट्रपति का दोनों में, ठीक है। उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर चुनाव कितने समय में होना चाहिए? जो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है अगर, तो उस पर चुनाव होना चाहिए 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। कार्यकाल समाप्ति से पूर्व उपराष्ट्रपति का चुनाव कब होना चाहिए? जो अगर कार्यकाल जो समाप्ति है उनकी, तो उसका जो चुनाव है वो किस टाइम हो जाना चाहिए? 6 मतलब बाद में होना चाहिए, जब कार्यकाल समाप्त हो जाए तो उसके बाद होना चाहिए, 6 माह बाद होना चाहिए, समाप्ति से पूर्व होना चाहिए, या संसद निर्णय करेगी तब होना चाहिए? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, समाप्ति से पूर्व होना चाहिए, मतलब पहले, अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो उससे पहले आप उनका चुनाव करा लो। आकस्मिक रिक्ति में चुना गया उपराष्ट्रपति कितने समय के लिए पद धारण करेगा? आकस्मिक स्थिति में चुना गया जो आपका उपराष्ट्रपति है वो कितने समय के लिए पद धारण करेगा? तो ये भी सेम है, 5 वर्ष के लिए, शेष अवधि के लिए भी नहीं करेगा, 6 वर्ष के लिए भी करेगा, पूर्ण अवधि के लिए करेगा, वो 5 वर्ष के लिए करेगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं।
उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो सिंपल सी बात है, हमारे जो देश के मतलब आपके राष्ट्रपति हैं वही उसको शपथ दिलाते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। शपथ में उपराष्ट्रपति किसके प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं? तो जो शपथ होती है उनकी, वो जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो किसके प्रति निष्ठा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो संसद के और राष्ट्रपति के, संविधान के, जनता के। तो ये जनता भी नहीं है, राष्ट्रपति भी नहीं है, संसद भी नहीं है, संविधान के। कोई भी पद है वो संविधान की लिए ही शपथ लेगा, ठीक है। शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? जो शपथ है उसका प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? तो शपथ का जो प्रारूप है हमारी तीसरी अनुसूची में, आप देख लेना, पीछे की वीडियो उठा के आपको मिल जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्य के निर्वहन हेतु संसद किस विषय पर कानून बना सकती है? जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के जो कार्य होते हैं उनके जो अगर कार्य निर्वहन मतलब करने के लिए, ठीक है, हेतु उन कार्यों को पूरा करने के लिए हेतु संसद किस विषय पर कानून बना सकती है? वेतन, निर्वाचन, आकस्मिक व्यवस्था या महाभियोग, ठीक है। राष्ट्रपति के कार्यों को निर्वहन करने हेतु संसद किस विषय पर कानून बना सकती है? तो जब आकस्मिक व्यवस्था बनती है ना, यानी कि आकस्मिक तौर पे वो कुछ भी हो जाए, मृत्यु हो जाए, वो चीज़ें हो जाए, तो उस टाइम पे वो कानून बना सकती है संसद, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो व्यवस्था किसके अनुसार होगी? अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रह जाएं, मतलब ना तो राष्ट्रपति पद पे हो ना उपराष्ट्रपति हो, तो व्यवस्था किसके अनुसार बनेगी? इसमें बताइए आप। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, अब आपने क्वेश्चन तो देख ही लिया है, या थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये लो, ठीक है। तो व्यवस्था किसके अनुसार बनेगी? संविधान संशोधन के अनुसार बनेगी, संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार बनेगी, प्रधानमंत्री के निर्णय से बनेगी, सर्वोच्च न्यायालय से बनेगी। तो आप इस क्वेश्चन को अगर लगा पा रहे हैं तो आपकी पॉलिटी अच्छी है, ठीक है, मैं ये कह सकता हूँ। ये भी नहीं बनेगी, ये भी नहीं बनेगी, संसद के जो नया कानून आएगा, मतलब जो कानून बनेंगे उसके अनुसार बनेगी, ठीक है। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ये प्रावधान है इसका उद्देश्य जो है मुख्य, वो क्या है? निर्वाचन प्रक्रिया, वेतन निर्धारण करना, संवैधानिक निरंतरता बनाए रखना या महाभियोग प्रक्रिया। तो ये तीनों में से एक चीज़ होती है, चारों में से संवैधानिक निरंतरता को बनाए रखना ही इस मुख्य उद्देश्य इसका है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का अंतिम निर्णय कौन करता है? जो राष्ट्रपति के जो विवाद होते हैं, जो निर्वाचन से संबंधित विवाद होते हैं, यानी कि जो निर्वाचन होता है, चुनाव, ठीक है, से संबंधित विवाद का उनका जो निर्णय होता है वो कौन करता है? ठीक है, निर्वाचन आयोग करेगा, आप बताइए, संसद करेगी, सर्वोच्च न्यायालय करेगा या उच्च न्यायालय करेगा? तो चुनाव से संबंधित जितने भी विवाद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित है वो सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में जाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती कहाँ दी जा सकती है? तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसको जो चुनौती दी जाएगी वो कहाँ दी जाएगी? किसी भी उच्च न्यायालय में दी जा सकती है, मतलब जो हाई कोर्ट होते हैं आपके, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में दी जा सकती है, निर्वाचन आयोग में यानी कि जो आपका चुनाव आयोग होता है उसमें दी जा सकती है, या संसद में यानी कि जो संसद के दोनों सदन होते हैं, राज्यसभा या लोकसभा, उसमें आप चुनौती दे सकते हैं उस चीज़ को। तो केवल चुनाव से संबंधित है तो कहाँ जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यदि राष्ट्रपति का निर्वाचन अमान्य घोषित हो जाए तो उसके पूर्व किए गए कार्य, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति थे, उनका निर्वाचन किया गया संसद और राज्यसभा के द्वारा, ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने वोट किया और उनको चुन लिया गया, ठीक है, वो चुन गए। उसके बाद में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग और कहते हैं, जो सांसद होते हैं, कि भाई इनका जो निर्वाचन हुआ था वो गलत तरीके से हुआ है, ये नहीं चुने जाने चाहिए थे, दूसरा इंसान चुना जाना चाहिए था, इन्होंने जो है धोखेबाजी की है चुनाव में या फिर घपला किया है, और वो जो पद है मतलब उस पद से वो हट जाते हैं इस कारण कि उन्होंने घपला किया है। तो उस टाइम पर उस टाइम तक मान लीजिए वो 6 महीने का पीरियड रहा हो, जब तक वो रहे हो, 1 साल रहा हो, 4 साल रहा हो, 5 साल रहा हो, तो जो कार्य उन्होंने किए होंगे, मान लीजिए उन्होंने कोई भी कार्य किया हो देश के लिए, तो वो क्या कार्य समाप्त हो जाएंगे उनके, ठीक है। तो ये पूछा गया इसमें। तो वो जो कार्य हैं वो अमान्य हो जाते हैं, केवल नियुक्तियाँ अमान्य हो जाती हैं, जो नियुक्तियाँ वो करते हैं वो अमान्य हो जाती हैं, या कार्य वैध जो रहते हैं, जो कार्य वो करते हैं वो वैध बने रहते हैं, संसद द्वारा पुनः अनुमोदित होते हैं, यानी कि संसद उन्हें दोबारा से देखती है और उनको दोबारा से जैसे भी उनको ठीक लगता है वो करती है, ठीक है। तो इसमें जो होता है वो जितने भी कार्य करेंगे, क्योंकि वो संसद के मन के अनुसार मतलब संसद के अनुसार करते हैं, तो उनके जो भारत के जो प्रथम व्यक्ति हैं उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो मंत्रिपरिषद होती है उससे परमिशन लेके ही किया जाता है, तो उनके जो कार्य हैं वो वैध माने जाएंगे, चाहे वो उनका निर्वाचन सही रहा हो या नहीं रहा हो। जब तक वो पद पे थे उन्होंने कोई भी कार्य किया है तो वो कार्य सभी वैध थे, ठीक है, अवैध कोई भी कार्य नहीं था। वैध मतलब होता है वैलिड,
ठीक है, अगर कोई इंग्लिश का हो तो। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किन मामलों में प्राप्त होती है? जो राष्ट्रपति होते हैं उनको जो क्षमादान की शक्ति है वो किन मामलों में प्राप्त होती है? केवल सिविल मामलों में, केवल राज्य कानूनों के अंतर्गत, संघीय कानूनों और मृत्युदंड मामले में, केवल सैन्य मामलों में। देखो, केवल सिविल मामलों में ऐसा नहीं है, केवल राज्य के कानून के अंतर्गत, राज्य के कानून के अंतर्गत तो राज्यपाल करता है, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति भी कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, पर फिर भी आप राज्यपाल को दे सकते हैं। संघीय कानूनों और मृत्युदंड मामले में, हाँ ये सही है आपका, क्योंकि संघीय के जो कानून होते हैं उनके मामले में या मृत्युदंड का कोई मामला है तो उसके मामले में जो राष्ट्रपति होने उन्हें क्षमादान की शक्ति प्राप्त होती है। सैन्य मामलों में, केवल सैन्य मामलों में नहीं होती है, ठीक है, और मार्शल लॉ में होती है, ठीक है। राष्ट्रपति में से कौन सा दया शक्ति का प्रकार है? जो राष्ट्रपति में कौन सा दया शक्ति का प्रकार है, ठीक है, तो इसमें हमारा, इसको आप देख लेना, इसको वैसे ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है तो इसको छोड़ भी सकते हैं, आप लगाना चाहो तो लगा लो, इसमें से जो उपयुक्त तो सभी है, ये इसका दया शक्ति का प्रकार है, ठीक है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति की दया शक्ति का प्रयोग किसके परामर्श पर होता है? ठीक है, जो राष्ट्रपति होती है उसका जो दया शक्ति का जो प्रयोग होता है वो किसके परामर्श पर होता है? ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के, प्रधानमंत्री के, मंत्रिपरिषद के, संसद के। जो राष्ट्रपति की दया शक्ति होती है उसका जो प्रयोग है वो किसके परामर्श पर करेंगे? वो तो सर्वोच्च न्यायालय के, मतलब अगर किसी को सज़ा मिल रखी है और उनको किसी को क्षमा करना है तो वो किसके परामर्श लेंगे कि इनको क्षमा करूँ या ना करूँ, ये पूछा है आपसे, ठीक है। आप बताइए, क्या सर्वोच्च न्यायालय, क्या प्रधानमंत्री, या मंत्रिपरिषद, या संसद? तो काट दीजिए, काट दीजिए, काट दीजिए। केवल मंत्रिपरिषद से वो जो भी उनके कार्य होंगे वो मंत्रिपरिषद से ही पूछेंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। संघ की कार्यपालिका शक्ति किन विषयों पर तक विस्तृत होती है? जो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किन जो विषय होते हैं, जो उनके किन किन विषय, कौन कौन से विषय हैं जिन पे वो बहुत बड़े तरीके से लागू होती है, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति केवल संसद द्वारा बनाए कानूनों तक, जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, केवल राज्य तक, छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, केवल संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तक, केवल राज्यों तक, उन विषयों तक जिन पर संसद कानून बना सकती है, केवल रक्षा मामलों तक। तो देखो इसका सही है आपका सी, यानी कि उन विषयों तक जिन पर संसद कानून बना सकती है वहाँ तक आपकी जो कार्यपालिका शक्ति है संघ की वो लागू या उस विषय पर विस्तृत वो हो सकती है, ठीक। अगला देख लेते हैं हम, संघ की कार्यपालिका शक्ति राज्यों में कब विस्तृत, यानी कि संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो राज्यों में कब बढ़ जाती है, ठीक है। कभी कभी नहीं बढ़ती, केवल आपातकाल में बढ़ जाती है, या आपकी संविधान या संसद के कानून द्वारा बढ़ जाती है, या राष्ट्रपति की इच्छा से बढ़ जाती है, ठीक है। तो राज्यों में कब बढ़ जाती है? आपकी संविधान या संसद के कानून के द्वारा। संविधान उनको अनुमति दे और संसद का कानून वहाँ लागू हो रहा हो तो वो राज्य में जो संवर्ती सूची है वहाँ पे भी अपना कानून लागू करा सकते हैं। ये वो क्वेश्चन था, ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। यह प्रावधान मुख्यतः किससे संबंधित है? जो ये प्रावधान है वो किससे संबंधित है? न्यायपालिका से, संघ कार्यपालिका का विस्तार से, राज्यपाल से, संसद का गठन से। तो देखो जो ये प्रावधान था हमारा न्यायपालिका से संबंधित नहीं था, राज्यपाल से भी नहीं था, संसद से भी नहीं, तो क्या है, संघ की कार्यपालिका से संबंधित था, ठीक है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उससे संबंधित था वो। राष्ट्रपति को अपने कार्यों में सहायता और सलाह कौन देता है? राष्ट्रपति जो होते हैं उनके जो कार्य होते हैं उनमें सहायता और सलाह कौन देता है? तो हमारी संसद देती है, सर्वोच्च न्यायालय देता है, मंत्रिपरिषद देता है, या आपका निर्वाचन आयोग देता है, ठीक है। आप बताइए जो आपको ठीक लगे। तो हमारा जो होता है, जो मंत्रिपरिषद होती है उनके जो कार्यों में जो सलाह देती है, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि राष्ट्रपति को देंगे तो मंत्रिपरिषद ही देगी। क्या राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं? तो ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता, आप वो बताइए। नहीं हो सकता, हाँ एक बार लौटा सकते हैं, हाँ 2 बार लौटा सकते हैं, हाँ असीमित बार लौटा सकते हैं, मतलब कितनी भी बार लौटा सकते हैं। तो गलत है, इधर ऐसा नहीं हो सकता। नहीं लौटा सकते ऐसा भी नहीं हो सकता, तो आप बताइए। हाँ एक बार लौटा सकते हैं या 2 बार लौटा सकते हैं? तो केवल एक बार लौटा सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। पुनर्विचार के बाद दी गई जो सलाह है, पुनर्विचार, अगर मान लीजिए आपने जो आपकी संसद है उसने आपको कोई बिल के लिए पेश किया और राष्ट्रपति ने उस पर जो असहमति जता दी कि यार इसको आप जो एक बार पुनर्विचार देख लो कि अगर क्या ये सही है, और अगर पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को वो दोबारा दे दिया जाता है तो वो क्या करेंगे उस पर, ठीक है। वो ये पूछ रहा है आपसे। बाध्यकारी नहीं होते हैं, मतलब राष्ट्रपति जो बाध्यकारी नहीं है कि उसको पास करे। राष्ट्रपति अस्वीकार कर सकता है, उसको अस्वीकार कर सकता है बिल को। तो
अगला ऑप्शन है हमारा बाध्यकारी होता है, यानी कि बाध्यकारी होती है वो जो पुनर्विचार याचिका होती है, अगर वो खारिज हो जाए तो। संसद तय करती है, यानी कि संसद इस पर तय करती है कि इसको क्या करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, देखो इसमें क्या होता है, बाध्यकारी नहीं होती है, गलत है। राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता है, ऐसा भी गलत है कि राष्ट्रपति अस्वीकार कर सकता है। राष्ट्रपति कभी अस्वीकार नहीं कर सकता, सिर्फ एक बार उसको वापस भेज सकता है। तो ये जो होती है बाध्यकारी होती है। अगर दोबारा राष्ट्रपति को दे दी गई वो कोई भी बिल हो तो उसको वो पास मान लिया जाएगा, वो नहीं तो पास उन्हें करना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जो प्रधानमंत्री होते हैं उनकी जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय करता है, निर्वाचन आयोग करता है। तो आपने कभी देखा है कि राष्ट्रपति की जो जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो निर्वाचन आयोग कर ले? तो गलत है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। बहुमत दल का नेता होता है ना प्रधानमंत्री, इसलिए राष्ट्रपति करता है, उसकी जो नियुक्ति करता है, ठीक है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्री परिषद है हमारी वो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति होती है, राज्यसभा के प्रति होती है, लोकसभा के प्रति होती है, या सर्वोच्च न्यायालय के प्रति होती है? बताइए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने ये कर दिया तो आप अच्छी जगह, मतलब अच्छी दिशा में आप अपना जो पॉलिटी है उसको ले जा रहे हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। मंत्री कितने समय तक पद पर बने रहते हैं? जो मंत्री होते हैं वो कितने समय तक पद पर बने रहेंगे? राष्ट्रपति की इच्छा तक, 5 वर्ष तक, राष्ट्रपति की इच्छा तक, लोकसभा की इच्छा तक, या प्रधानमंत्री की इच्छा तक? आप बता सकते हैं, ठीक है। जो आपको ठीक लगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति की इच्छा तक बने रहते हैं, ठीक है। जब तक राष्ट्रपति उनसे ना कहे कि आप मंत्री नहीं रहे तब तक वो बने रहेंगे। आगे चलते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत के महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो आप बताइए, प्रधानमंत्री करेंगे, संसद करेगी, राष्ट्रपति करेंगे, मुख्य न्यायाधीश करेंगे? तो आपको नियुक्ति देखनी होगी आपने, अगर देख लिया तो अच्छी बात है, आपको पता होगा कि राष्ट्रपति करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति, ठीक है। महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है। महान्यायवादी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि आप बताइए उसके बारे में आपने क्या क्या पढ़ रखा है और आपको क्या क्या लगता है कि वो क्या कर सकता है, ठीक है। उसको बोलने का अधिकार है, ठीक है, संसद में बोलने का अधिकार है, संसद में मतदान का अधिकार है, संसद में सदस्यता अनिवार्य है, और संसद केवल राज्यसभा में बोल सकता है। मतलब जो महान्यायवादी है केवल राज्यसभा में बोल सकता है, तो ऐसा तो नहीं है। सदस्यता उसकी अनिवार्य सदस्य नहीं होता वो हमारे यहाँ, ठीक है। संसद का अनिवार्य सदस्य नहीं होता वो। बोलने का अधिकार है और मतदान का अधिकार है, तो वो मतदान भी नहीं करता, केवल बोल सकता है। ये सही है आपका, ठीक है। महान्यायवादी का मुख्य कार्य क्या है? जो महान्यायवादी होता है उसका जो मुख्य कार्य है वो क्या है? न्यायिक निर्णय का देना, सरकार को विधिक सलाह देना। विधिक होता है आपकी कानूनी सलाह, ठीक है। विधिक को क्या बोलते हैं? विधिक को बोलते हैं कानूनी, ठीक है। कानूनी सलाह, ठीक है। संसद की अध्यक्षता करना, निर्वाचन करना। तो महान्यायवादी का जो कार्य है ना वो महान्यायवादी सरकार की जो विधिक सलाह होती है ना वो देना होता है, ठीक है, यानी कि कानूनी सलाह देना। भारत सरकार की कार्यपालिका की सभी कार्यवाहियाँ किसके नाम से की जाती हैं? जो भारत सरकार है उसकी जो कार्यपालिका है उसकी जो सभी कार्यवाहियाँ हैं वो किसके नाम से की जाएंगी? क्या प्रधानमंत्री के नाम से, क्या संसद के नाम से, क्या राष्ट्रपति के नाम से, क्या मुख्य न्यायाधीश के नाम से? कितनी बार बोला है राष्ट्रपति के नाम से, आपको याद हो जा गया होगा, अब तो रट गया होगा ये क्वेश्चन। कार्य संचालन के नियम कौन बनाता है? अगर आप यहाँ तक आए हैं तो लास्ट तक देख के जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं मानता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही मिला होगा, और अगर आपको मैं कुछ अच्छा दे रहा हूँ तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप पे ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करते हैं, ठीक है। तो कार्य संचालन के नियम कौन बनाता है? जो कार्य संचालन होता है उसका जो नियम है वो कौन बनाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या लोकसभा अध्यक्ष जो बनाते हैं वो? जो कार्य संचालन का जो नियम होते हैं वो कौन बनाता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, या आपके लोकसभा अध्यक्ष बनाते हैं, ठीक है। तो आप बता सकते हैं जो आपको ठीक लगे। तो राष्ट्रपति बनाते हैं हमारे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला आ गया हमारा, इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो प्रावधान दिए रखा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो यार, मुझे ना ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में लग रहा है अपना, मैं सही बताऊं तो, ठीक है, क्योंकि ये मुझे लग रहा है इसका संसद कहीं ना कहीं। तो कार्य संचालन के जो नियम बनाएगी वो संसद बनाएगी, राष्ट्रपति बनाएंगे यार, ये मुझे थोड़ा डाउट में लग रहा है। तो इसको मैं कर देता हूँ क्लिप, आप इसको सर्च करके आप मुझे बताना कमेंट में कि इसका क्या सही है, ठीक है।
इसको छोड़ देते हैं, इस पर एक गोला कर देते हैं छोटा सा कि ये हमने जो है इस क्वेश्चन पे हम थोड़ा सा देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मेरे दिमाग से ये निकल गया, क्लिक हो गया एकदम से। ठीक है, चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी, आप समझ सकते हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तो। इस प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या था? न्यायिक नियंत्रण, प्रशासनिक कार्यप्रणाली की व्यवस्थित करना, निर्वाचन व्यवस्था या महाभियोग प्रक्रिया। तो जो प्रशासन कार्य प्रणाली को व्यवस्थित करना है, इस प्रक्रिया का वही उद्देश्य था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को संसद की कार्यवाही से दूर रखे, मंत्रिपरिषद के नियमों की सूचना दे, मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं उनकी सूचना दे, न्यायिक मामलों की जानकारी दे, केवल रक्षा मामलों की सूचना दे। तो जो हमारा प्रधानमंत्री होता है, जो उसका कर्तव्य है, वो राष्ट्रपति के प्रति उसका क्या कर्तव्य है? ठीक है, तो उसका कर्तव्य होता है मंत्रिपरिषद के जो निर्णय होते हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति को देना। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में जो सेतु यानी कि पुल का काम करता है वो प्रधानमंत्री करता है, सूचना आदान प्रदान करने का काम। ठीक है, ये कह सकते हैं, आदान तो नहीं, प्रदान करने का काम करता है, राष्ट्रपति को देता है। यदि राष्ट्रपति जानकारी मांगे तो प्रधानमंत्री का जो उस पर रिएक्शन होगा वो क्या होगा? मतलब प्रधानमंत्री क्या कहेगा? मना कर देगा, मना कर सकता है। मतलब प्रधानमंत्री अगर राष्ट्रपति उससे कहे कि यार मुझे ये जानकारी चाहिए, तो प्रधानमंत्री उसको मना कर सकता है, सूचना देने के लिए बाध्य है। मतलब प्रधानमंत्री उसको सूचना देने के लिए बाध्य, अगर वो राष्ट्रपति कुछ मांगता है तो उससे सूचना संसद की अनुमति लेगा, यानी कि संसद से वो अनुमति मांगेगा प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति को बताना है कि नहीं बताना है, सर्वोच्च न्यायालय जाएगा। तो ये सब कॉमन, एकदम कॉमन आंसर इनको लगा देना चाहिए, जो मैंने आपको बता दिया। बट इसको सूचना देने के लिए वो बाध्य है, राष्ट्रपति अगर मांगेगा तो सूचना देनी ही पड़ेगी। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देना किस शासन सिद्धांत को दर्शाता है? प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देना किस शासन सिद्धांत को दर्शाता है? ठीक है, तो आप इसका बता सकते हैं, राष्ट्रपति प्रणाली को दर्शाता है, संसदीय शासन प्रणाली को दर्शाता है, संघीय सर्वोच्चता को दर्शाता है, या न्यायिक प्रक्रिया को दर्शाता है? तो इसका क्या होता है? संसदीय शासन जो प्रणाली है उसको दर्शाता है। ठीक है, भारत की सदन किससे मिलकर बनती है? वो जो भारत की संसद है वो किससे मिलकर बनती है? केवल लोकसभा से, लोकसभा और राज्यसभा से, राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से, प्रधानमंत्री और लोकसभा से? तो आप बता सकते हैं, सबको पता है इसका, राष्ट्रपति जो संसद बनती है, राष्ट्रपति से, लोकसभा और राज्यसभा को मिला के बनती है हमारी जो संसद बनती है। ठीक है, क्या राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है? क्या राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है? बिल्कुल हाँ, ये सही बात है, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली लगा देता हूँ, अभिन्न अंग माना जाता है। ठीक है, संसद के 3 घटकों में कौन शामिल नहीं है? जो संसद के 3 घटक हैं उनमें कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, संसद के 3 घटकों में कौन शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय। तो आप बता सकते हैं, बाकी मैं बता देता हूँ। देखो, आपको सर्वोच्च न्यायालय इसमें शामिल नहीं होता है, इन तीनों को मिला के ही हमारी जो है संसद बनती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना, और जो भी इसमें 1-2 मिस्टेक हुई हैं वो मैं समझ सकता हूँ, तो बाकी आप देख लेना। जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया उसको कमेंट में ज़रूर बता के जाना। ठीक है, मैं अभी आपका वेट करूँगा। तो थैंक यू, जो आपने जिसने भी देखा है। ठीक है, और जिसने भी देखा है वो लाइक और सब्सक्राइब करके जाए अब तक।